बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमें पढ़ना है मोड ऑफ फूड स्पॉयलेज। मोड ऑफ फूड स्पॉयलेज हमने इससे पहले जो फूड को क्लासीफाई किया था मेजर 2 क्लासेस के अंदर, बेस्ड ऑन देयर शेल्फ लाइफ एंड बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू। ठीक है ना। हमारे पास स्टेबल फूड्स होती हैं, सेमी पेरिशेबल फूड्स होती हैं, पेरिशेबल फूड्स होती हैं। तो हमने आज इन्हीं 3 टाइप की फूड के अंदर क्या पढ़ना है, मोड ऑफ फूड स्पॉयलेज पढ़ना है कि ये किस किस तरीके से क्या होती हैं, स्पॉयल होती हैं। हम देख लेते हैं स्पॉयलेज और डेट्रियोरेशन में डिफरेंस क्या है। स्पॉयलेज क्या होता है, कोई भी चेंज जो फूड सिस्टम के अंदर आ रही होती है जो फूड को अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना देती है। ठीक है ना। कोई भी चेंज है क्या करती है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना देती है। इसका मतलब ये है कि वो फ्रूट क्या होगा, वो फूड आइटम क्या होगा, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं होगा। जबकि डेट्रियोरेशन क्या है, डेट्रीमेंटल चेंज कंसीडर किया जाता है सिर्फ क्वालिटी के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है डेट्रियोरेशन की और स्पॉयलेज की। सबसे पहले डेट्रियोरेशन की अगर एग्जांपल देखें तो ये जो हमारे पास डेट्रियोरेशन होती है, जब भी कोई फ्रूट क्या करता है, मैच्योर होता है, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या है, वो राइपन होना शुरू हो जाता है। जब पकता है, पकने के बाद उसके अंदर थोड़ी क्या होना चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्टनिंग आना शुरू हो जाती है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, टिश्यू सॉफ्ट। अब यही जो चेंजेस आती चली जाएंगी तो इन चेंजेस से क्या होगा, उसकी क्वालिटी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा, सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो स्टिल कंज्यूमेबल होगा। अब डेट्रियोरेशन के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे सेल डेथ होना शुरू हो जाती है और फ्रूट या वेजिटेबल क्या है, ख़राब हो जाती है, उसका टेक्सचर अनडिज़ायरेबल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इन्हीं अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को फर्दर सेम कंडीशंस के अंदर रखा जाए तो वहाँ पे फंगल ग्रोथ आ जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाएगी, या उसके अंदर क्या है, सॉफ्टनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर और टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पे सेनेसेंस शुरू हो गई, सेल डेथ शुरू हो गई। ये जो सेल डेथ है फूड को अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना देती है। डेट्रियोरेशन और स्पॉयलेज का मेजर डिफरेंस क्या है, डेट्रियोरेशन कोई भी चेंज है जो फूड को क्या कर देती है, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देती है, लेकिन वो स्टिल कंज्यूमेबल होती है। जबकि स्पॉयलेज क्या है, एक ऐसी चेंज है जो फूड को अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना देती है, जिससे फूड की क्वालिटी ना सिर्फ डैमेज होती है बल्कि उसकी ओवरऑल पैरामीटर डैमेज हो जाते हैं। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फंगस आ जाएगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो फूड को क्या कर देगी, बिल्कुल ख़राब कर देगी, फूड खाने के काबिल नहीं रहेगी। तो इसको हम कहेंगे फूड क्या है, अब स्पॉइल्ड हो चुकी है। जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम हैं उनके अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये क्या करते रहते हैं, हर स्पीशीज को क्या करते हैं, बिल्ट इन मैकेनिज्म्स आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करते हैं। ये जो बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होता है, एसोसिएटेड होता है कि उनके अंदर चेंजेस जो लाई जा सकें ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं, ये बिल्ट इन मैकेनिज्म्स, ये केमिकल रिएक्शंस, ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, वो करते क्या हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक रेस्पिरेशन की मिसाल देता हूँ। जब भी हम फूड यूटिलाइज करते हैं, फूड यूटिलाइज करने के नतीजे में क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी हासिल करेगी ह्यूमन बॉडी। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल थे उनकी ब्रेक डाउन करके कैटाबॉलिज्म के थ्रू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेगी और इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को बाद में कन्वर्ट कर देगी लार्जर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये क्या है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो यही क्या है, प्लांट्स के अंदर भी हो रहा है। वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज आपस में जुड़ते 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 लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बना देगा और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है। तो ये जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये क्या करते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के काबिल बनाते हैं, मैचुरेशन के काबिल बनाते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, एक तो ग्रोथ हो रही होती है ऑर्गेनिज्म की, और दूसरा क्या हो रही होगी, मैचुरेशन और रिप्रोडक्शन की जानिब जा रहा होगा। अब जब रिप्रोडक्शन हो जाएगी, रिप्रोडक्शन के बाद वो क्या होना शुरू हो जाएगा,
सेनिसेंस की तरफ चला जाएगा और अल्टीमेटली उसका जो टेक्सचर होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, वो लॉस होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड जो है उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। डेथ के बाद वही डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगी। ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो क्या है, जेनेसिस से लेकर डिकम्पोजिशन तक होती रहती हैं। अब देखें यहाँ पे सीक्वेंसेस ऑफ ऑल दीज चेंजेस इलस्ट्रेटेड इन फिगर। ठीक, अब सबसे पहले क्या है, जेनेसिस, प्रोड्यूस होना। प्रोड्यूस होते वक्त होने के बाद क्या है, उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस के ज़रिए ग्रोथ और डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। फ्रूट होगा, वेजिटेबल होगी, प्लांट होगा, ह्यूमन होगा, एनिमल है, फिश है, कोई भी फूड आइटम है, ठीक है ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या करेगा, जेनेसिस होगी, वो पैदा होगा। पैदा होने के बाद उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बड़ा होने के बाद वही डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या कराएंगे, उसकी ग्रोथ कराएंगे। ग्रोथ करने के बाद वो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन के बाद क्या है, जब उनकी नस्ल बढ़ जाती है तो वो सेनिसेंस की तरफ चले जाते हैं। सेनिसेंस के बाद क्या है, डेथ, और डेथ के बाद डिकम्पोजिशन की तरफ चले जाते हैं। डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया वगैरह क्या कर देते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जो डेड बॉडी होगी, उसको डिसइंटीग्रेट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर तब्दील कर देंगे और इसी तरीके से क्या करते हैं, बायो रेमेडियर का काम करते हैं बैक्टीरिया। ये जो मैकेनिज्म्स हैं इतना ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कि ये अप्रोप्रिएट चेंजेस एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉपर टाइम पे आती हैं, ठीक है ना। सारे के सारे मतलब कि जेनेसिस है, जेनेसिस के बाद ग्रोथ है, ग्रोथ के बाद क्या है, मैचुरेशन है, मैचुरेशन के बाद रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के बाद उसकी सेनिसेंस है, डेथ के बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगी। ये सारे के सारे प्रोसेस वेल ऑर्गेनाइज हैं और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में सीरीज बाय सीरीज आते रहते हैं। ये क्या है, ट्रू फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लीफी वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स हो, एनिमल हो, फिश हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसके लिए सारे के सारे जो पैरामीटर हैं वो वक्त के साथ साथ चलते चले रहते हैं। अगर हम प्लांट मटेरियल की बात करें, जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं, तो इनके ऊपर क्या है, सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर रहे होंगे। अगर हीट ज़्यादा होगी, ज़्यादा रिस्पायरेशन होगी, जब रिस्पायरेशन ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन रेट ज़्यादा होगा, जल्दी उसके अंदर जो सेल डेथ, सेनिसेंस होना शुरू हो जाएगी। सेनिसेंस बोलते हैं सेल डेथ को। सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। सेल डेथ के बाद उसकी जो ओवरऑल डेथ ऑफ द टिश्यू ऑफ द प्लांट क्या होना शुरू हो जाएगी, सेल डेथ के बाद होना शुरू हो जाएगी। अब वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का टिश्यू हो सकता है या होल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो प्लांट की हम बात कर रहे थे, पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस की बात कर रहे थे, तो ये बिल्ट इन मैकेनिज्म जो है इनके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत बड़ा असर होता है। मिसाल के तौर पर विल्टिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, डिहाइड्रेशन के बाद विल्टिंग होगी, विल्टिंग के बाद एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, सेनिसेंस होना शुरू हो जाएगी, सेनिसेंस के बाद क्या है, उसकी ऐसा डेथ होना शुरू हो जाएगी प्लांट मटेरियल की। तो ये क्या है, जो मैकेनिज्म है चलते रहते हैं। अब स्टोरेज के दौरान जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, और ग्लूकोज आप लोगों को पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है। जब ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनती है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी बनती है। ये एनर्जी क्या करता है, जो भी फ्रूट या वेजिटेबल होगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए कंज्यूम कर लेगा। जो पेक्टिन है ये क्या करता है, जो पील है फ्रूट की उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जब पेक्टिन हाइड्रोलाइज हो जाएगी, पेक्टिन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो फ्रूट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। नेचुरल मैकेनिज्म्स आर सो वेल अरेंज्ड दैट द फ्रूट मस्ट राइपन। The seeds have to be liberated into the surrounding to guarantee perpetuation of the plant species। जो सीड्स हैं उनको क्या करना चाहिए, आगे नस्ल बढ़ाने के लिए, परपिचुएट करने के लिए, नेक्स्ट ग्रो कराना चाहिए ताकि प्लांट की
जो नस्ल है वो जारी रहे। मैकेनिज्म इन द सीड इंश्योर दैट दीज जर्मिनेट व्हेनेवर सूटेबल कंडीशंस बिकम अवेलेबल टू देम। जो सीड्स के अंदर मैकेनिज्म है, उसको वाटर अवेलेबल होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल होंगी, तो सीड क्या करना शुरू कर देगा, जर्मिनेट करना शुरू कर देगा प्रॉपर कंडीशंस के अंदर। जो लीव्स हैं, अगर आप उनको हार्वेस्ट करके रखोगे पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस में, उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, विल्टिंग होना शुरू हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आखिरकार माइक्रोबियल अटैक हो जाएगा। माइक्रोबियल अटैक के बाद क्या है, डेट्रियोरेशन। डेट्रियोरेशन के बाद हम क्या कहते हैं, स्पाइलेज होना शुरू हो जाएगी और स्पाइल के बाद लीफी वेजिटेबल अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाएंगी। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल स्लॉटरिंग के बाद या फिश को जब वाटर से हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो इनके अंदर पोस्टमार्टम रिएक्शंस आते रहते हैं। पोस्टमार्टम रिएक्शंस कहते हैं कि उनके कटने के बाद या उनकी डेथ के बाद जो क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, उनके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, जो मसल्स होंगे, मसल्स प्रोटीन है, उसके अंदर फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। अब एक तो क्या हो जाएगी, उनकी केमिकल रिएक्शंस के जरिए एंजाइम्स उसको जो प्रोटीन होगी, फैट होगी, कार्बोहाइड्रेट, उसको डिसइंटीग्रेट कर रहे होंगे, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है वो कर रहे होंगे, उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, डिकम्पोज कर रहे होंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मीट की स्पाइलेज हो जाएगी और फिश की स्पाइलेज हो जाएगी। एनिमल प्रोडक्ट जैसे एग है या दूसरे एनिमल प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर भी इसी तरह की चेंजेस आती हैं। अगर एग को आप ओपन इन्वायरमेंट के अंदर, ये हमारे पास एक क्या है, ब्रायलर का एग होता है और एक लेयर का एग होता है। हमेशा एग की जब भी हम बात करते हैं तो एग की क्वालिटी या उसके अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो तब होगा जब उसकी फर्टिलाइजेशन हुई होगी। जो हमारे पास लेयर के एग होते हैं, मोस्टली इनकी फर्टिलाइजेशन हुई होती है। तो जो ब्रायलर होती है, इनके एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, तो इनके अंदर जो क्या है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होती है। अगर आपने ओपन इन्वायरमेंट के अंदर रखा है, साल्मोनेला वहाँ पे है या कोई दूसरे बैक्टीरिया हैं, तो ये क्या करते हैं, जो आउटर सरफेस है उससे पास करके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे एग की जो क्वालिटी होती है उससे ये पता चलता है कि उसके अंदर आपने बॉयल किया एग, बॉयल करने के बाद देखें जो उसके अंदर इनर स्पेस है वो कितनी है। अगर इनर स्पेस ज़्यादा है तो एग पुराना है, अगर इनर स्पेस क्या है, कम है, तो ये फ्रेश एग होता है। ठीक है ना। अब हमने देखना है मोड ऑफ स्पाइलेज ऑफ स्टेबल फूड्स। स्टेबल फूड्स क्या होती हैं, वो फूड्स जो क्या करती हैं, फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर्स तक, अप टू 3 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक रह सकती हैं। इनमें हमारे पास क्या है, जितना भी पल्सेस और सीरियल्स आ जाती हैं, राइस है, मेज है, ग्राम है, लेंटिल है, पल्सेस भी क्या आ जाती हैं, जो बैग्स और साइलोज में रखी होती हैं। अगर पुअर सैनिटरी कंडीशंस हों, पुअर स्टोरेज कंडीशंस हों, तो इंसेक्ट, रोडेंट क्या करेंगे और बर्ड्स इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि अगर प्रॉपर उनके लिए पेनिट्रेशन का पाथवे है, ओपन इन्वायरमेंट के अंदर रखे हुए हैं, तो इंसेक्ट, बर्ड और रोडेंट्स वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और उनको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने के बाद या तो वो क्या करेंगे, अपनी फिल्थी डिपॉजिट वहाँ लीव कर जाएंगे, या फिर क्या करते हैं, वो हाफ जो खाया हुआ ग्रेन होगा उसको छोड़ जाएंगे, और इसके अलावा उनका एक्सक्रीटा वगैरह भी सारा कुछ वहाँ पे मौजूद होता है। अब जब ये हाफ ईटन ग्रेन्स होंगे, ये डेट्रियोरेशन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंगल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं है, तो फंगल ग्रोथ भी नहीं होती, लेकिन इनके अंदर ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ओपन एनवायरनमेंट के अंदर आना शुरू हो जाती हैं कि वो डेट्रियोरेट हो जाते हैं। रूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रेन्स को खाते हैं और अपना एक्सक्रीटा वहाँ पे छोड़ जाते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हैजर्डियस होता है। रूडेंट्स के एक्सक्रीटा पे फंगल ग्रोथ होती है और फंगल ग्रोथ से क्या होते हैं, एफ्लोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं। बर्ड्स भी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, अपना एक्सक्रीटा वहाँ पे छोड़ेंगे। ये ग्रेन्स क्या हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि एफ्लोटॉक्सिन
जो हैं ग्रेड 1 के हमारे पास क्या हैं, कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं और लिवर कैंसर का सबब बनते हैं। स्टोरेज की बात करें तो ड्यूरिंग स्टोरेज जो ग्रेन्स हैं वो मॉइस्चर कंटेंट क्या कर देते हैं, लूज टू एटमॉस्फेयर इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो आर गेन इन केस इट इज हाई। अगर इन्वायरमेंट ओपन इन्वायरमेंट में रखे हुए हैं, इन्वायरमेंट के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जो ग्रेन्स होंगे वो मॉइस्चर कंटेंट को गेन कर लेंगे। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो क्या करेंगे, अपना मॉइस्चर कंटेंट लूज कर देंगे। ये हाई ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन्स का क्या हो जाएगा, सर्टेन लेवल से इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और ये माइक्रोबियल ग्रोथ है क्या करेगी, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल्ड्स होना शुरू हो जाएगी। जब मोल्ड मल्टीप्लिकेशन कर रही होगी तो माइकोटॉक्सिन्स और एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ये एफ्लाटॉक्सिन्स या माइकोटॉक्सिन्स के हैं, हैजर्डियस हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। अगर इसी तरीके से मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता चला जाएगा तो यीस्ट और बैक्टीरिया की, हमें पता है जो मोल्ड्स होती हैं लो मॉइस्चर कंटेंट पे ग्रो करती हैं, यीस्ट और मोल्ड्स उससे हायर मॉइस्चर कंटेंट पे ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया जो हैं मोस्टली एसोसिएटेड होते हैं जो हमारे पास पेरिशेबल फूड्स होती हैं उनकी स्पॉइलेज के साथ। जो स्टेबल फूड्स हैं उनमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत कम होती है, यहाँ पे मोल्ड्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। फर्दर राइज इन मॉइस्चर में इनिशिएट जर्मिनेशन, अगर मॉइस्चर इंक्रीज हो गया मजीद तो जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो डेटेरियोरेट हो जाएगी और एंड स्टेज पे स्पॉइलेज हो जाएगी हमारे पास सीरियल ग्रेन्स के अंदर। तो जो स्टेबल फूड्स हैं उनके अंदर जो डेटेरियोरेशन होती है बाय द एक्शन ऑफ फिजिकल एजेंट्स होती है, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, पेस्ट है, पेस्ट में प्रॉपर इंसेक्ट, रोडेंट्स और बर्ड्स आ जाते हैं और साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। अगर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो गया है स्टेबल फूड्स का। इसके अलावा अपनी एडिबल क्वालिटीज़ क्या करती हैं, जब जर्मिनेशन होती है तो इनकी ख़त्म हो जाती है क्योंकि इनके अंदर ऑटोलाइसिस होती है। ऑटोलाइसिस क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन है बाय द एंजाइमेटिक सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। स्टेबल फूड के अंदर भी फूड सिस्टम के अंदर जो एंजाइम्स होंगे उन एंजाइम्स की वजह से जो ब्रेक डाउन हो रही होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑटोलाइसिस बोलेंगे। मोड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ सेमी पेरिशेबल फूड, सेमी पेरिशेबल फूड्स के अंदर स्पॉइलेज किस तरीके से होगी। द सेमी पेरिशेबल फूड सच एज पोटैटो, अनियन एंड सिमिलर कमोडिटीज आर यूजुअली स्टोर्ड इन कूल प्लेसेस, ठीक है ना। हाउसेज के अंदर क्या किया जाता है, इनको ठंडी जगह पे रखा जाता है। ट्रेडिशनल स्टोरेज कंडीशन की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट और रोडेंट्स क्या करेंगे, इन कमोडिटीज़ को अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम रोडेंट्स क्या करते हैं, इनको कुतरते हैं, कुतरने के बाद खाते हैं और क्वालिटी के अंदर लॉस पैदा करते हैं। इसकी वजह से क्या है, जब एक दफ़ा उसकी आउटर कवरिंग ब्रेक हो गई, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो, यहाँ पे यीस्ट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर स्टोर करेंगे, रॉ मटेरियल क्या करेगा, अपना मॉइस्चर कंटेंट लूज कर देगा और श्रिंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास पोटैटो है तो जब आप उसे हार्ड इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर करते हैं तो उसका मॉइस्चर कंटेंट लूज हो जाता है और पोटैटो क्या हो जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं। अगर आपने इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस के अंदर रखा है तो स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं प्याज के ऊपर उसकी हम प्याज उगना शुरू हो जाती है, लहसुन उगना शुरू हो जाता है, पोटैटो उगना शुरू हो जाते हैं, तो स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगी इंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से, और जिसकी वजह से कमोडिटी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और ये जो स्प्राउटिंग है इसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो एरविनिया क्रोटोवोरा की वजह से होता है और ब्लैक मोल्ड रॉट जो एस्परजिलस नाइगर की वजह से होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पॉइलेज हैं पोटैटो, अनियन और गार्लिक के अंदर। मोस्टली ये होते हैं, आप देखते हैं कि एक पाउडर सा ब्लैकिश सा पाउडर बनता है, वो ब्लैकिश पाउडर क्या होता है, एस्परजिलस नाइगर के स्पोर्स होते हैं या एस्परजिलस नाइगर ही होता है। इन फूड्स के अंदर जो डेटेरियोरेशन और स्पॉइलेज है सेमी पेरिशेबल फूड्स के अंदर, फिजिकल फैक्टर, पेस्ट, ऑटोलाइसिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या
कम्बिनेशन ऑफ देम की वजह से होता है, ठीक है ना। फिजिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है, ऑटोलाइसिस की वजह से, पेस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होती है, इन फूड्स के अंदर स्पॉयलेज होती है। मोड ऑफ स्पॉयलेज बाय ऑफ पेरिशेबल फूड्स। पेरिशेबल फूड्स वो फूड्स होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ फेयरली लेस होती है, फ्यू हार्स टू फ्यू डेज, ठीक है ना। इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है फ्यू हार्स टू फ्यू डेज होती है, और इन फूड्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इनके अंदर जो स्पॉयलेज हो बैक्टीरियल स्पॉयलेज है। अब जो आउटर कवरिंग होती है फ्रूट और वेजिटेबल की, ये बनी होती है किसकी, पेक्टिन की बनी होती है, और पेक्टिन क्या करता है, उसको एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करता है कि कहीं एंट्री ना हो। राइपनिंग जब होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर, तो कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस की सीरीज चल रही होती है, जो क्या एंजाइम्स की मदद से हो रहे होते हैं, और जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, वो ब्रेक हो रहे होते हैं सिंपलर वंस के अंदर, जिसकी वजह से फूड के अंदर क्या है, अगर परमानेंट राइपनिंग होती रहेगी तो डेट्रियोरेशन आ जाती है, और फूड क्या हो जाएगी, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाएगी, अगर इन चेंजेस को राइपनिंग को कंट्रोल नहीं किया गया। फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल स्टिफनिंग मटेरियल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोपेक्टिन बोलते हैं। ये प्रोटोपेक्टिन क्या करता है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ द हनी कॉम्ब, और उसको क्या करता है, सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो उनके अंदर स्पेशल सेल अरेंजमेंट है उसको प्रोवाइड करता है। ओवर राइप और विल्टेड कमोडिटीज़ के अंदर ये प्रोटोपेक्टिन क्या होना शुरू हो जाता है, सॉल्युबल पेक्टिन के अंदर। अब जब सॉल्युबल पेक्टिन के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे विल्टिंग होना शुरू हो जाएगी, और जो कलर है, टेक्सचर है, टेस्ट है, सारी चीज़ें फ्रूट्स की क्या होना शुरू हो जाएंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी, और अल्टीमेटली अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो जाएंगी। इसके अलावा जो मैकेनिकल डैमेज है, मैकेनिकल डैमेज क्या करता है, अगर किसी इंसेक्ट अटैक की वजह से, रोडेंट की वजह से, बर्ड्स की वजह से आया है, तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंटेमिनेशन को भी इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये हमारे पास जो पेरिशेबल फूड्स होती हैं हाईली मॉइस्चर कंटेंट वाली होती हैं। जब एक दफ़ा इनकी आउटर कवरिंग जो प्रोटेक्टिव लेयर है, स्किन जिसे हम बोलते हैं, या पील है फ्रूट की, वेजिटेबल की, वो एक दफ़ा ब्रेक होने की देर है, इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरियल एंट्री होगी, और बैक्टीरियल एंट्री क्या करेगी, इनको स्पॉइल कर देगी। मीट है, मिल्क है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, जो नेचुरल या ठीक है ना सिस्टम में इंटर होते हैं किसी भी आउटसाइड सोर्स से। मीट विल गिव ऑफ ऑर्डर, मीट के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, पुट्रीफेक्शन होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होना शुरू हो जाएगी, मिल्क की कर्डलिंग हो जाएगी, मिल्क क्या हो जाएगा, फट जाएगा, प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी, और एंड स्टेज पे अगर माइक्रोबियल एक्शन ज़्यादा होगा तो मिल्क क्या है, एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका ऑफ फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। फिश के अंदर डेट्रियोरेशन होना शुरू हो जाएगी, और पुट्रीफिक्शन होना शुरू हो जाएगी, जो मसल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से एक अमोनिया लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट टाइप के कुछ, तो वो हाईली पंजेंट, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से माइनर डिफेक्ट्स क्या होते रहते हैं, फिजिकल फैक्टर लाइक हीट और लाइट की वजह से भी फूड सिस्टम के अंदर आते रहते हैं, और फूड को वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना देते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो फैक्टर डेट्रियोरेशन और स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हैं हमारे पास ऑटोलाइसिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिजिकल फैक्टर हैं, पेस्ट हैं। ये क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने के बाद उसकी स्पॉइलेज कर देंगे पेरिशेबल कमोडिटीज़ की, और जब स्पॉइलेज हो जाएगी तो फूड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।